इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला, सैन्य बेस पर यह हमला किया गया है और हमले में भारी नुकसान की खबर भी है। इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैं आपको लगातार कह रही हूं कि दोनों ही तरफ से घुटने टेकने के लिए या झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर लगातार ये हमले जारी हैं और हमले से भारी नुकसान की खबर भी हमें लगातार मिल रही है। नागरिकों के लिए, वहां पर जो लोग काम करने के लिए दूसरे देशों के लोग पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि हर देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश इन इलाकों से कर रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं सैन्य बेस पर इस तरीके का हमला, धुएं का गुबार, क्लाइमेट चेंज अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये जो गैर जिम्मेदार देश है ये सोचने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि साहब क्लाइमेट चेंज के चलते इतना आग गोला बारूद आप कहां दुनिया को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से अब जेके त्रिपाठी साहब का रुख करूंगी। जेके त्रिपाठी साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि एक तस्वीर तो हमें युद्ध की दिखाई दे रही है, मिसाइल्स की दिखाई दे रही है, डिफेंस सिस्टम की दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर का दूसरा प्रश्न ये होता है कि कहीं इस युद्ध को रोकने की कोशिश चल रही होगी? देखिए, बैकग्राउंड में चल रही है, इससे मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ईरान ने कहा था कि हम युद्ध रोकना हम वार्तालाप करना चाहते थे। तब ट्रंप ने कहा था नहीं, हम 6 हफ्ते तक 8 हफ्ते तक हमला करेंगे और हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब परसों के एक बयान में ट्रंप ने कहा कि हाँ बातचीत भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये दिखाने के लिए ऊपर से चल रहा है, लेकिन ये पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है। और दोनों जानते हैं कि अगर ये वार लंबा खींचा तो ईरान तो डिस्ट्रॉय होगा ही, क्योंकि ईरान के पास जो संसाधन है, जो मिलिट्री के उपकरण हैं, जो हथियार हैं, वो कम हैं और उनकी कहीं से भी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, उनको भी पता है। क्योंकि ऐसा देखिए, ये मैं रूस, भले ही ईरान और रूस के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ आपको पता है कि सब एकजुट हो जाते हैं। और अमेरिका की जिस तरीके की दादागिरी रहती है, उसके चलते कई देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि वो अभी युद्ध का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर हालात और बिगड़ेंगे तो ये आपको कोई पता नहीं कि ये विश्व युद्ध का रूप ले ले। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि साहब अभी तो ये हवाई लड़ाई चल रही है, ये जमीनी भी हो सकती है लड़ाई। जय हिंद, नमस्कार। आपने दो बातें बड़ी अच्छी कही। एक तो क्लाइमेट चेंज की बात करी आपने जी। ये क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटी, ये सिर्फ हम इंडियंस बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एक अलग तरीके की है। दुनिया के लिए हमारा सोच है, दुनिया का सोच हमारे जैसा नहीं है। और बात आ रही है कि क्या ये आपस में बात करेंगे या नहीं। दोनों के दोनों कंट्री अपनी अपनी तरीके से बात करना चाहते हैं फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि कौन ताकत की जगह से बात कर पाए, ये वो वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस समय अगर आप युद्ध को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों के ही फेवर में नहीं है एक लंबा युद्ध, लेकिन अपने अपने स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं। क्योंकि यूएस जरूर चाहेगा कि अगर किसी भी तरह का तेल संकट दुनिया पर आता है तो उसका ब्लेम ईरान पर जाएगा। ईरान जरूर, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि युद्ध तो अमेरिका ने शुरू किया, ये तो सारी दुनिया जानती है। एक इसको बोलते हैं ना, एक जस्टिफिकेशन निकालना। वो जस्टिफिकेशन जरूर निकालने की कोशिश करेगा कि देखिए पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। अब आगे लास्ट बात जो आपने कही थी, चाइना और रशिया। चाइना और रशिया अगर कल सवेरे इस युद्ध में आ जाए, आप देख लीजिएगा ये युद्ध नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ये सुपर पावर नहीं चाहती कि ये आपस में युद्ध करें। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट अंदर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बेरूत में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में भी ये हमले हुए हैं। इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर टारगेट कर रहा है इजराइल। मची है। तो देखिए, बेरूत में तबाही का अब नया वीडियो सामने आया, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बड़े देशों की ईगो की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई है, और उसमें भुगतता कौन है? आम नागरिक। यहाँ पर मैं देवन जी आपका रुख करूंगी, मैं रविंद्र सचदेवा जी आपका रुख करूंगी। लगातार जिस तरीके से ये वॉर, मतलब जिसे कहा जाए कि खराब होता जा रहा है, या यूं कहिए कि बढ़ता जा रहा है, गल्फ नेशन के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक चेतावनी, एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरी दुनिया के लिए कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा, सबको लपेट लिया जाएगा।
जी हाँ, डेफिनेटली। और जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गल्फ की कंट्रीज़ को। और लॉजिक मेरा ये है, ये जो देश हैं दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ये टोटल सिक्योर, स्मार्ट, मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह, एक ही तरह का ओएसिस है इस पूरे इलाके में। कोई इंस्टेबिलिटी नहीं, कोई वायलेंस नहीं। अब के बाद ये हो गया है कि इन देशों पर भी अटैक हो सकते हैं, हो रहे हैं। वन, सेकेंडली, इन देशों ने अपनी इकोनॉमी पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ एक कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस सऊदी का वो $500 बिलियन की नियोम सिटी बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई डेटा सेंटर्स, बड़े बड़े मिरर, 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स, ये वो। दुबई, अबू धाबी, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज स्टार गेट प्लान्स, एक मील लंबी, 1 मील बटा 1 मील की बिल्डिंग्स, जिसमें लाखों सर्वर फार्म्स हैं कंप्यूटर्स के, डेटा सेंटर, एआई कंप्यूटिंग। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कौन करेंगे? ठीक है, राइट, उनको खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा अदर देन एवरीथिंग एल्स, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन देशों के लिए फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। अब मैं डिबेट को और एक कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 7 दिन पूरे हो चुके हैं देवव्रत जी। अब क्या ये माना जाए कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, ईरान तो अपनी जमीन पर बैठा ही हुआ है, तो ये इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन, क्या आपको लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है? अगला जिसको कहा जाए कि रौद्र रूप हम अमेरिका का या इजराइल का देखेंगे तो वो ग्राउंड ऑपरेशन के रूप में हो सकता है? कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है? जहां तक इजराइल की बात है, वो ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ना ट्रुप्स, ना वेपन्स, ना टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ी। इजराइल जो है ईरान की बॉर्डर से बहुत दूर है। इजराइल की फौज ऐसे भी गजा में और लेबनान में नाक तक बिजी है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका दावा कर रहा है कि 50,000 ट्रुप्स उसने अभी गल्फ एरिया में डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस 50,000 में से 9,000 तो उनके नेवल सेलर्स हैं और 7,500 उनके एयरमैन हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो सेलर्स हैं और एयरमैन हैं गल्फ में, वो कॉम्बैट का हिस्सा, जमीनी लड़ाई का हिस्सा नहीं होंगे। तो अमेरिका को और ज्यादा ट्रुप्स इंडक्ट करने पड़ेंगे। लाएगा कहां से? या तो मेन लैंड से लाएगा अमेरिका की, या नेटो कंट्रीज से डाइवर्ट करके लाएगा। उतारेगा कहां पर? लेकिन इस समय एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये कि हर देश अपना, जैसे कहे कि पल्ला छोड़ा रहा है कि साहब हम युद्ध का हिस्सा बनना नहीं चाहते। आप जानते हैं रिसेशन का समय, इकोनॉमी एक नए रूप से चुनौती साबित हो रही है सभी देशों के लिए। ऐसे में युद्ध में कूदना मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए समझदारी नहीं होगी। जर्मनी ने अपने को अलग कर लिया, ब्रिटिश ने कहा कि साहब आप एयरबेस यूज कर लीजिए, लेकिन हमारा कोई जवान इसका हिस्सा नहीं बनेगा।